हेलो क्लास 9th, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और आज का जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं आपकी बी हाइव की बुक जो है उसका पोम नो मैन आर फॉरेन और कवर करेंगे इसका क्विक रिवीजन। तो चलिए जल्दी से ये क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके पोइट के बारे में। इसे लिखा है जेम्स हेरल्ड कर्कप ने। आपकी बुक में सिर्फ जेम्स कर्कप दिया गया है, हेरल्ड इनका मिडिल नेम है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1918 को और इनकी डेथ हुई थी 10 मई 2009 में। ये एक इंग्लिश पोएट थे और ट्रांसलेटर थे और एक ट्रैवल राइटर थे। इसका ये मतलब है कि इनकी जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेंट रहे हैं। ये किसी भी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखना, उसे समझना और उसके अकॉर्डिंग ये अपना पीस ऑफ वर्क लिखा करते थे। यानी इनकी ऑब्जर्वेशन पावर, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही शानदार थी स्टूडेंट्स। और इस पोम के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा है, कुछ रियलिटीज़ जो हैं ऑब्जर्व करी हैं और उन रियलिटीज़ को इस पोम के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। इन्होंने अबाउट 45 बुक्स लिखी हैं अभी तक, और इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफी, novels and plays and he wrote under many pen names। पेन नेम का मतलब होता है एक ऐसा नाम जो हमारा असली नाम या हमारी असली पहचान छुपाने के लिए हम अगर कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहा जाता है पेन नेम। और ये पेन नेम अलग अलग कारणों से हम यूज़ करते हैं। अक्सर राइटर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि वो पीस ऑफ वर्क एक्चुअल में किसने लिखा है, वो आइडेंटिटी, वो चेहरा हमेशा छुपा रहे। और इन्होंने देखिए कितने सारे नेम से लिखा है और ये अगर आप नाम पढ़ेंगे तो उससे समझ जाएंगे कि अलग अलग जगह के लोगों के नाम के हिसाब से लिखा है। जैसे इन्होंने एक इंडियन नेम आदित्य झा इस नाम से भी लिखा है। जुन होंडा ये एक कोरियन नेम है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इंग्लिश नेम, कोरियन नेम, जापानीज़ नेम, राइट, अलग अलग पेन नेम्स इन्होंने अपने रखे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। और पेन नेम्स का क्वेश्चन तो कई बार आ भी जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स अबाउट द पोम, मतलब इसकी थीम क्या है। थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर काफ़ी आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी पोम की थीम क्या है, क्योंकि लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ आजकल थीम्स और राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, टोन क्या है उस पोम की, ये काफ़ी आते हैं तो ये समझ में आना चाहिए आपको। और थीम बेसिकली इसकी क्या है, नो मैन आर फॉरेन का जो है वो है ब्रदरहुड यानी भाईचारा। ये एक एंटी वॉर पोएम है, इट इज़ एन एंटी वॉर पोएम जिसमें हर तरीके से आपको ये समझाया गया है कि क्यों एक वॉर, एक युद्ध नहीं होना चाहिए, उसके क्या क्या नुकसान हैं और किन किन क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे युद्ध छिड़ जाता है। इसीलिए एक एंटी वॉर पोएम है और इसमें बताया गया है ब्रदरहुड के बारे में, भाईचारे के बारे में, कि हम सब लोग जो एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट में रहते हैं, खिलाफत में रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं इसमें पूरा जो है इस क्विक रिवीजन में सारे वो पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको पूरे पोम का आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी दे देंगे। तो ये आप समझते चलिए जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड थ्रू आउट द पोम जेम्स कर्कप ट्राइज टू शो द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑल ह्यूमंस सिंस इट इज़ एन एंटी वॉर पोम, यानी एंटी वॉर पोम है, इसीलिए ये बताया गया है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑल द ह्यूमन बींग्स, यानी सब में क्या समानताएं हैं, सभी इंसानों में समानताएं क्या है, ना कि वो क्यों अलग है, क्या भेदभाव है, उस तरीके की भेदभाव से रिलेटेड बात नहीं की है। और ये बताया गया है कि जो भेदभाव होता है वो इंसान खुद क्रिएट करता है, मैन मेड है या ह्यूमन क्रिएटेड है, राइट, वो नेचुरल नहीं है। सबसे पहले स्टैंजा में क्या बताते हैं, ही इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इट इज़ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड है थीम। और क्या बताते हैं, ही स्टेट्स दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन, ही सेज दैट द बॉडी इज द सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, ओनली द क्लोथिंग क्रिएटेड बाय मैन इज डिफरेंट, एडिंग दैट द अर्थ इज ऑल्सो वन एंड होल, मतलब पूरी धरती जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो हम जो कपड़े भी पहनते हैं, रिमेंबर यूनिफॉर्म इज़ द वर्ड, यूनिफॉर्म शब्द है जिससे पता चलता है कि सबकी यूनिफॉर्म्स हैं, कपड़े जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उन्हें पहनने वाला जो शरीर है वो एक ही है। द लैंड वी वॉक अपॉन इज सिमिलर टू द लैंड एवरी इंडिविजुअल वॉक्स अपॉन। द पोएट स्ट्रेसेस द फैक्ट दैट देयर आर नो डिविजन्स इन अस, ये बताया गया है कि जो ज़मीन, जिस धरती पर हम लोग चलते हैं वो एक ही है। अगर उस पर कोई सरहदें हैं, बॉर्डर्स हैं, तो वो हमने, इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई थी, ठीक है, हम लोगों ने वो सरहदें बना दी हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम जो हैं हम एक ही हैं, डिवीज़न जो है
हम में कोई डिवीज़न है नहीं, अगर कोई है तो वो हमने किए हैं, अदरवाइज़ देयर इज़ नो डिवीज़न। और पोएट बार बार इस बात पे स्ट्रेस देता है, इसी बात को स्ट्रांगली कहता है और समझाना चाहता है। नेक्स्ट स्टैंजा में इसमें टोटल 5 स्टैंजाज है स्टूडेंट्स। तो पहले में वो थीम के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं जेम्स कर्कप कि किस तरीके, क्या थीम क्या है, ब्रदरहुड भाईचारा है कि आपस में समानताएं क्या क्या है। सेकंड स्टैंजा में वो बताते हैं कि किस मदर नेचर यानी प्रकृति जो हमारी माँ है उसके बारे में बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पोएट सेज दैट द मदर नेचर डजंट डिस्क्रिमिनेट एंड हैज़ प्रोवाइडेड ईच इंडिविजुअल विद द सेम हार्वेस्ट टू कीप अस अलाइव एंड वेल। पोएट एड्स दैट वी ऑल्सो गेट आर इक्वल शेयर ऑफ लैंड, सनलाइट एंड वाटर। लैंड, सनलाइट, एयर और वाटर भी हमको जो है ये भी एक वन ऑफ द कंपोनेंट्स है जो हमें मिलता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मदर नेचर जो है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है भेदभाव। तो प्रकृति अगर भेदभाव नहीं करती, उसके जो सभी कंपोनेंट्स हैं वो सबके लिए एक समान अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए तो है और किसी के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो सबके लिए एक समान अगर अवेलेबल हैं, वो मौजूद हैं, तो हम क्यों तेरा मेरा करते हैं, हम क्यों इस तरीके का भेदभाव करते हैं। ये नहीं करना चाहिए हमें, कि ऐसा करने से ही नफ़रत को जगह मिलती है। Peaceful farmers feed us, and during winters when there is war and death, each one of us suffers together. The poet aims at showing us that we suffer and prosper together. अब देखिए लास्ट में ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, द पोएट एम्स एट शोइंग दैट, ये जो है इस पूरे स्टेंजा का एक सार है एक तरीके से, जहाँ पर ये समझाया गया है कि चाहे वॉर होती है तो उसमें जो डेथ भी होती है, जो स्टार्व करते हैं लोग, यानी जब युद्ध होता है स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी आ जाती है, खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है, ठीक है, जो राशन है, रसद है, उसमें कमी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अकाल भी पड़ने लग जाते हैं, ज़मीन एकदम ख़राब हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती, उसका उपजाऊपन एकदम ख़त्म हो जाता है अगर गोला बारूद गिरता है तो इसलिए उसकी उपज भी ख़त्म होने लगती है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर फसल अच्छी नहीं हो सकती। जब फसल अच्छी नहीं होगी तो अकाल ही पड़ेगा ना। तो यही कहा जा रहा है कि सूखा पड़ जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि वॉर जो है वो दोनों ही सरहदों के, चाहे इस पार हो या उस पार हो, दोनों के लिए ही बहुत नुकसानदायक होती है, अच्छी नहीं होती। और हम सब सफ़र करते हैं, हम सब भुगतते हैं उसके लिए, हर व्यक्ति भुगतता है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही देश भुगतेगा, दोनों ही देश जो इस युद्ध के अंदर हैं वो दोनों ही भुगतेंगे। इसके बाद कहा जाता है कि पोएट जो है वो यही एम करते हैं कि हम दोनों ही जो हैं, चाहे सरहद के इस पार हो या उस पार, सफ़र भी करते हैं। और अगर हम लोग इस युद्ध में ना पार्टिसिपेट करें, यानी युद्ध ना हो अगर, तो हम लोग प्रॉस्पर भी होंगे, यानी समृद्ध भी होंगे, यानी बढ़ोतरी करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। तो प्रॉस्पर भी साथ ही होंगे। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मेन पॉइंट जो है वो है ब्रदरहुड, उसको ही ध्यान में रखते हुए हमें इन सभी पूरी पोम को अच्छे से समझना है। देन कम्स स्टैंजा 3. दिस स्टैंजा डील्स विथ लव. The poet urges the reader to remember that we have similar features that perform a similar function. How then can we be different? He says apart from physical similarities, we also have emotional strength which can be won by love. इसका मतलब ये है कि प्रेम पूर्वक हम किसी से भी जीत सकते हैं। बेसिकली इसी मुद्दे पर ध्यान दिया गया है थर्ड स्टैंजा में। इसमें ये बताया गया है कि हम लोगों की जो फीचर्स हैं ना, वो भी सिमिलर ही हैं, सेम ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। जैसे सबकी आँखें हैं, हाथ, कान, नाक ये हैं, और इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो भी सेम ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कानों से देख रहा है और आँखों से सुन रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो सबकी फंक्शनिंग सेम है, सबके फीचर्स सेम है और सिमिलर हैं। बेसिकली सेम तो, वरना तो सब हमशक्ल ही हो जाएंगे। तो ऐसे सेम नहीं है, लेकिन सिमिलर है, जो उनकी बनावट होती है वो सेम होती है। तो यही समझाया गया है यहाँ पे। और अगर कोई इंसान बहुत अगर पावरफुल है, कुछ भी है, लेकिन हम उसको प्यार मोहब्बत से जीत सकते हैं। नफ़रत से हम किसी को जीतते नहीं हैं। नफ़रत से ना सामने वाले को जीत सकते हैं, इनफैक्ट हम खुद भी हारते हैं उसमें। क्योंकि युद्ध जब होता है, जब नफ़रत होती है, तो आप कहीं ना कहीं क्या होता है उसके अंदर, कौन ही आपके पास आना चाहेगा, आपका साथ देना चाहेगा ऐसे में, है ना। तो नेगेटिविटी कभी भी अपने पास अगर आप लाएँ तो कभी भी अच्छे से उसका रिजल्ट कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। यही समझाया गया है। देन कम्स ही एडवाइजेज लव एज द रेमेडी फॉर वॉर. ही ऑल्सो आस्क्स द रीडर टू रिमेंबर दैट ईच लैंड, वेदर वी हैव विजिटेड इट
with our own eyes or not has life. Life springs in every corner of the earth. यहाँ पर ये बताया गया है बेसिकली कि इस धरती का कोई भी कोना है ना, हर जगह जीवन है और हर जगह उस जीवन को जीने के लिए एक जैसा स्ट्रगल किया जाता है, आसान नहीं है। और किसी भी लड़ाई को प्यार से जीता जा सकता है। लड़ाई का यहाँ ये मतलब नहीं है कि दो देशों के बीच में अगर युद्ध चल रहा है तो सिर्फ यही हुआ है कि आप प्यार मोहब्बत से बात करने लग जाएंगे, युद्ध ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप प्यार मोहब्बत से ढंग से रहेंगे एक दूसरे के साथ तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि वॉर हो जाए। तो कभी भी नफ़रत को जगह देनी ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। These lovely things want to live and strive and love. They do not wish for war or death. The poet urges us to understand and recognize this. हम लोगों को ये understand करना चाहिए, acknowledge करना चाहिए कि positivity ही key है। Then comes fourth stanza. इसके अंदर हमें बताया गया है कि हम जो हैं सब एक हैं और हमें विभाजित नहीं किया जा सकता है। It states that whenever we are told to condemn a certain person or country, it is us who makes a choice. यानी इसका यही मतलब है कि अगर हमें कोई कह रहा है, कोई और अगर हमें भड़का रहा है या हमारे कान भरता है, सेल्फिश लोग ऐसे होते हैं जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव करते हैं, और हम अगर उनकी बातों में आ जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमें हमारा डिसीजन लेना चाहिए, ना कि किसी नेगेटिव बात का। देन कम्स, जब भी दो कंट्रीज़ फाइट करती है तो इट इज़ द इंडिविजुअल्स हु आर एट लॉस। यानी जब दो देशों के बीच में जब लड़ाई होती है तो जो लोग युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो अपनी जान न्यौछावर करते हैं उसमें, तो वो तो जान से जाते ही हैं। उनके जो परिवार वाले होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा भुगतते हैं इसके अंदर। तो जीतता कौन है? कोई भी नहीं जीतता। हो सकता है लीडर समझे कि हम जीत गए, बट नहीं, ये किसी की भी जीत नहीं है। एक युद्ध में दोनों पक्षों की हार ही होती है, ठीक है। और अगर कोई सोच रहा है कि वो जीता है तो उसने यही सोचना चाहिए कि वो किस कॉस्ट पर जीता है, उसने क्या कीमत चुकाई है उसकी। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली हमें हमारा डिसीजन लेना चाहिए, ना कि किसी सेल्फिश इंसान की बात सुन के अपने दिमाग में किसी के भी प्रति हेट्रेड भरना चाहिए। किसी भी आधार पे, चाहे जाति, धर्म, किसी भी आधार पे, रंग रूप या दूसरे देश के आधार पे कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, वो था हमारा पोम का एक्सप्लेनेशन। अब जल्दी से इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। और पोएटिक डिवाइसेस का मतलब है वो टूल्स, लिटरेरी टूल्स, जिसकी मदद से कोई भी राइटर या स्पीकर अपनी बात को और भी बेहतर तरीके से कहता है। सबसे पहला है ऑलिट्रेशन। स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में इसका यूज़ हुआ है। और ऑलिट्रेशन का मतलब होता है एक सेंटेंस में आसपास आने वाले जो वर्ड्स हैं, हर वर्ड्स का जो पहला लेटर होता है उसका जो साउंड होता है वो सेम अगर है और वो रिपीट हो रहा है, चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो या वावल साउंड हो, उसका अगर रेपिटेशन आता है तो उसे कहा जाता है ऑलिट्रेशन। देन कम्स मेटाफर, जिसका मतलब होता है कि अनलाइक वर्ड्स या ऑपोजिट वर्ड्स जो है उनको कंपेयर किया गया है और ये वर्ड्स, ये जो मीनिंग एक निकल कर आता है, इससे, इस कंपैरिजन से एक मीनिंग निकल कर आता है। स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में यूज़ किया गया है यूनिफॉर्म्स। हमें क्या यूनिफॉर्म से एक मेटाफर यूज़ किया गया है। और विंटर्स को है तो विंटर्स कैसे बताए जाते हैं? वॉर टाइम बताते हैं, लड़ाई और युद्ध का समय बताता है। और यूनिफॉर्म्स हमें क्या बताता है कि अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं लेकिन शरीर एक ही है। देन कम्स अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है, जैसे रिमेंबर यहाँ है तो यहाँ है डायरेक्टली एड्रेसेस एन एब्सेंट और डेड पर्सन। मतलब पोएट इस तरीके से आपसे बात कर रहा है एज इफ़ आप उसके सामने खड़े हैं और आप यहाँ कौन है। मतलब पोएट इस तरीके से बात कर रहा है किसी से जो व्यक्ति या तो मर चुका है या डेड है, मतलब या तो फिर एब्सेंट है नहीं वहाँ पे। तो व्यक्ति भी हो सकता है, चीज़, वस्तु, कुछ भी वो हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी है रिमेंबर, कि रिमेंबर कहता है कि तो सुनो, तो इस हिसाब से बात कर रहा है जैसे पढ़ने वाले से ही बात कर रहा हो। रेपिटेशन, तो रिमेंबर एक वर्ड है जो इसमें 3-4 दफ़ा रिपीट हुआ है तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ रेपिटेशन। लास्ट कम्स एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट का मतलब होता है जब एक ही सेंटेंस है वो 2 से 3 लाइनों में या 4 लाइनों में आ रहा है। मतलब फुल स्टॉप जो है वो ऐसा नहीं कि एक लाइन हुई और सेंटेंस फुल स्टॉप हो गया, नहीं, वो सेम सेंटेंस दूसरी लाइन में आ रहा है, कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि राइम स्कीम नहीं है इसके अंदर, ये एक फ्री वर्स है, यानी कोई पैटर्न नहीं है A A B B एट्सेट्रा, तो ये एक फ्री वर्स है।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी पोएटिक डिवाइसेस भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेशन क्विक रिविजन एकदम कंप्लीट होता है। इसके एक्सप्लेनेशन समरी और इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिंक्स आपको दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी टॉप क्वालिटी के साथ साथ आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज लिस्ट आपके सामने है, देख लीजिए। क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, बिल्कुल उन्हें चेक कर लीजिए। और फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू सून, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।